नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे। मौत की सुनसान सोनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें। शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं। सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है। यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है। समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। मन में है, तन में है यही उमंग, बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग। हम है राही रुकते नहीं, इतना है दम थकते नहीं। खुमार दिल में हम प्रभु के संग, मन में है तन में है यही उमंग। फैलाएंगे किरणें शांति शक्ति की, हम अंतर ज्योति जगाएंगे सबकी। चंदन सा महके हरेक मन, करके तपस्या बने पावन। पुलकित धरा पुलकित गगन, लहराती सुखदाई पवन। है एतबार जो प्रभु को पसंद, तकदीर हमारी प्रभु ने बनाई। स्नेह शक्ति से हमें दी राजाई, भाग्य हमारा ऐसा मिला। मन के चमन ये खिला खिला, प्रभु से मिली मन की मंजिल। कहता यही हमारा दिल, आई बहारे ये लेके तरंग। मन में है तन में है यही उमंग, बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग। हम है राही थकते नहीं, इतना है दम थकते नहीं। खुमार दिल में हम प्रभु के संग, मन में है तन में है यही उमंग। तो चलते चलते हम कहाँ आ चुके हैं? ब्रिज कोठी। कितने साल के लिए? लगभग 4 साल। तारीख एग्जैक्ट पता नहीं है, परंतु मद्रास के रोजी बहन थे, उन्होंने कहा मैं अपने अनुभव में, जब मैं बाबा से पहली बार मिली 1954 में, तब यज्ञ कोटा हाउस में था। अर्थात 54 के साल में ही ब्रिज कोठी से कोटा हाउस शिफ्ट हो गए थे। डेट अभी तक पता नहीं, पता हो जाने के बाद बताएंगे। तो कहाँ पहुंच गए हम सभी?
ब्रिज कोठी। कितने साल के लिए? लगभग 4 साल। कब पहुंचे? 5-5-50। ब्रिज कोठी राजा ब्रिजेंद्र थे भरतपुर के, उनकी कोठी थी। और वो पोलो प्लेयर होते हैं, एक्सपर्ट पोलो प्लेयर थे। वो यहाँ आते थे पोलो खेलने, पोलो ग्राउंड, इसलिए नाम भी है पोलो ग्राउंड। और इसलिए उन्होंने अपने लिए यहाँ एक घर बना लिया, रेसिडेंस, जिसका नाम पड़ा भरतपुर की कोठी या ब्रिज कोठी। राजा ब्रिजेंद्र सिंह वो अंतिम शासक थे भरतपुर के, द लास्ट प्रिंसली रूलर। 1927 से लेकर तो 1947 तक, यहीं तक उनका शासन था, अंतिम शासक। बाद में तो ये सब बंद हो गया, 95 में उन्होंने शायद शरीर छोड़ दिया। तो उनकी ये कोठी थी। ये कोठी जिन्होंने देखी नहीं है वो जाकर देख सकते हैं एक बार। वहाँ पर वो जो दरवाज़ा, जो एंट्रेंस है, अभी भी वैसा ही है। अभी वो 3 स्टार होटल बन गया है, सनराइज होटल पैलेस। 5,000 प्लस टैक्स एक दिन का चार्ज। वहाँ अभी भी वो बरगद का पेड़ है जहाँ पर बाबा बैठते थे और सभी बच्चे बैठते थे और क्लास होती थी। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, उसमें टोटल 16 कमरे थे तब। अब भी है 9 और 7 नीचे 9 ऊपर। एक रात अगर ठहरना है तो ठहर जाओ अनुभव के लिए। वो सीढ़ी अभी भी है, वो सीढ़ियों पे चलो तो आवाज़ आता है, लकड़ी की बनी हुई सीढ़ी है, ठक ठक ठक। वहाँ पे नीचे पीछे साइड टिन का बना हुआ एक रसोई बनाई थी उन लोगों ने। और वहाँ से पीछे एक रास्ता जाता है, कहाँ पर? शमशान घाट की तरफ। और जब ये लोग आए थे तब यहाँ पर क्या था? जंगल, पूरा जंगल। ऊपर फर्स्ट फ्लोर जो था सरदारी क्वार्टर्स ऊपर कहते थे, और नीचे धोबी क्वार्टर्स। जगदीश भाई ने अपने अनुभव में लिखा है, जब मैं पहली बार आया और बाबा से मिला और वहाँ रहा तो एक इवेंट, एक वाक्य उन्होंने सुनाया है कि एक रात बाबा से बात करते करते कुछ बहनें और कुछ भाई लोग थे, हम ब्रिज कोठी में थे, सरदारी क्वार्टर्स जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर बात कर रहे थे। और बात करते करते 11 बज गए और फिर मेरी इच्छा ही नहीं थी कि वहाँ से जाऊँ, ये बातें ऐसी ही चालू रही। पर बड़ी बहनें थी, मतलब दादिया, उन्होंने कहा कि बस अभी बस करो, बाबा को आराम करना है। तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी वहाँ से जाने की। बेमन से वहाँ से निकलते निकलते मैं नीचे आया। नीचे धोबी क्वार्टर्स थे, वहाँ 2 कमरे थे, प्रेस वगैरह होती थी, और वहाँ कुछ खाली कमरे थे। वहाँ पर मेरे ठहरने का इंतज़ार किया था, पर मुझे नींद ही नहीं, मैं बैठा रहा। 11 बजे तो निकला था बाबा के कमरे से, और बैठे बैठे कब नींद लग गई पता नहीं। 12 साढ़े 12 के आसपास मैंने देखा अचानक मेरे सामने कोई खड़ा है। देखा तो बाबा। और फिर उन्होंने कहा, बाबा ने कहा कि बच्चे नींद नहीं आ रही है। इससे पहले कि मैं उठता बाबा ही मेरे पास आ गए, हाथ रखा और कहा कि बच्चे सो जाओ, कल बात करेंगे। ये ब्रिज कोठी का एक अनुभव जगदीश भाई ने सुनाया है। तो वहाँ पर अभी भी वो सारे कमरे हैं। वहाँ के जो मैनेजर है वो काफ़ी अच्छे हैं, सहयोगी, तो वो सब दिखाते हैं ये क्या था, बाबा यहाँ रहते थे, बाबा यहाँ ये करते थे। वहाँ से पूरे माउंट आबू का नज़ारा दिखाई देता है, सिरोही के महाराजा का पैलेस दिखाई देता है। और वहाँ पे जहाँ बाबा ठहरे थे वो कमरा अभी भी है, जहाँ मम्मा ठहरी थी वो कमरा अभी भी है। रूम नंबर 202 मम्मा का कमरा, रूम नंबर 204 बाबा का कमरा, वो अभी भी है। मेडिटेशन हॉल है। वो कहते हैं कि आपके बाबा जब थे तो दादियों के साथ बैठ के यहाँ ध्यान करते थे, वो मेडिटेशन रूम वो अभी भी है। तो यज्ञ कहाँ से निकलकर, कराची से निकलकर माउंट आबू पहुँच गया। वो कैसे आया वो हमने विस्तार से देखा। यहाँ ये लोगों ने क्या किया आज ये देखेंगे, यहाँ की दिनचर्या क्या थी। उसके पहले बहुत सारे कड़ी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो कौन कौन सी? सबसे पहले हवा, एयर। यहाँ की एयर खुश्क हवा। वो समुद्र तट था क्लिफ्टन, कराची, वहाँ से यहाँ आ गए। कईयों को ये एयर सूट नहीं हुई। दूसरा, यहाँ का पानी भारी, खनिज लवण तत्व यहाँ ज़्यादा थे, कईयों को पानी नहीं सूट हो रहा था। इसलिए ये भी कहा गया कि ब्रिज कोठी में आने के बाद बहुत सारे यहाँ से फिल्टर हो गए।
पार्टीशन के बाद 47 के बाद वहाँ से फिल्टर हो गए, तो कुछ 200 के आसपास लोग रह गए। तीसरा भोजन, भोजन का क्या? उस समय वो क्लिफ्टन था, वहाँ पे कोई कमी नहीं थी, यहाँ पर भी कमी नहीं है, परंतु यहाँ रेशनिंग का सिस्टम है। ब्रिटिश का रेशनिंग सिस्टम। व्हाट इज रेशनिंग? राशन का सिस्टम क्या होता है? इसको हिंदी में राशन कहते हैं। आपके पास भले कितने ही पैसे पर मिलेगा उतना ही जितना सबको मिल रहा है, फिक्स्ड अमाउंट, क्योंकि राइस और वीट कम है, गेहूं और चावल, इसके लिए पैसे ज़्यादा भी दो तो भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसको रेशनिंग कहते हैं, इसको राशन कहते हैं। जो कार्ड होगा हर एक के नाम का फिक्स्ड मिलेगा, इक्वल। अलग अलग प्रकार की रेशनिंग होती है, रेशनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स। रेशनिंग एक सिस्टम है इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश, और हम ब्रिटिश के गुलाम हैं, ब्रिटिश के अंदर थे तो वो यहाँ चल रहा था। ब्रिटिश तो चले गए पर बहुत सारी उनकी सिस्टम्स इधर थी। इसके लिए माउंट में बहुत सारे स्थान ऐसे भी है जो ब्रिटिश द्वारा बनाए हुए हैं। ट्रेवर्स टैंक देखा है सबने? क्रोकोडाइल पार्क, एक ही क्रोकोडाइल है उसमें अभी, वो भी कभी दिखता है और कभी घंटों घंटों देखते रहो, अचानक कभी दिखता है और कभी दिखता भी नहीं है। एक ही मगरमच्छ है, ट्रेवर्स टैंक। पीस पार्क का रोड है ना, ब्रिटिश इंजीनियर्स था मिस्टर ट्रेवर, उसने बनाया हुआ। पोलो ग्राउंड जो भी है वो भी वैसा ही। तो ये ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जो यहाँ पर, क्योंकि जब ब्रिटिश के शासन था तो यहाँ वो लोग आते थे, किस लिए? आराम के लिए। माउंट आबू में कल हमने माउंट की बहुत सारी महिमा सुनी, कौन कौन से स्थान है माउंट में। तो तीसरा था रेशन, और फिक्स्ड मिलता था और कम मिलता था। जो राइस था वो बहुत चीप क्वालिटी का था, इसलिए अनुभव में चंद्रास दादा लिखते हैं कि हम लोगों को केवल अनाज से नहीं होता था, हमको बाजरा और मक्का ये सब ज्वारी मिक्स करना पड़ता था, तब कहीं सबको समान होता था। और यहाँ पर एक दूसरा अनुभव है, क्योंकि ये होने वाला था, इसकी ट्रेनिंग कराची में 15 दिन तक बाबा ने दी थी। कब? वो हमने चर्चा नहीं की। कब? कराची में एक दिन 15 डेज का संदेशी द्वारा प्रोग्राम आया था। क्या? छाछ और बाजरे की डोडा, रोटी और छाछ, मोनोडाइट। 15 डेज मोनोडाइट, एक ही प्रकार का भोजन। मोनोडाइट पर बहुत सारे रिसर्च है, एक ही प्रकार का डाइट लेना। शिविर लगते, ग्रेप शिविर, 15 दिन केवल ग्रेप जूस, 15 दिन केवल, 12 दिन केवल ऑरेंज जूस। विदेश की एक छोटी सी कन्या का अनुभव है कि उसको इतनी बीमारियां थी, उसका वजन सीधा, पहले तो बहुत ज़्यादा वजन बढ़ गया था, 90 किलो तक वजन चला गया था, ढेर सारी बीमारियां, ढेर सारी दवाइयाँ, जो दवाइयाँ खाती थी सबका साइड इफेक्ट होता था। ए डॉक्यूमेंटेड एक्सपीरियंस ऑफ अ गर्ल हु सर्वाइव्ड ऑन ऑरेंज जूस। वो एक डॉक्टर के पास पहुंची और उसने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। ही स्टार्टेड हर ऑन ऑरेंज जूस 1 वीक के लिए। 1 वीक के लिए उसको ऑरेंज जूस पे डाल दिया, क्योंकि वो जो भी खाती थी उसको, उसने अपने अनुभव में लिखा है कि उस दिन तो हद होगी जब मेरी उम्र थी 15 साल और किसी ने कहा, दादी कहाँ जा रही हो? उसको लगा ये तो बहुत हो गया अब ऐसी उसकी हालत हो गई, इतनी वो मोटी हो गई, उससे चलना नहीं होता है, इतना उसके चेहरे पर सारे ड्रग्स के रिएक्शन। तो जब वो डॉक्टर के पास पहुंची, 1 वीक ही पुट हर ऑन ऑरेंज जूस, और उसको 1 हफ्ते में ही ठीक लगने लगा, और कुछ भी नहीं, केवल ऑरेंज जूस। उसने एक्सटेंड, डॉक्टर पर वो रोज आती थी, डॉक्टर उसको देखता था, उसने उसको धीरे धीरे एक्सटेंड करके 2 हफ्ता कर दिया। उसको और ही अच्छा लगने लगा, वजन थोड़ा थोड़ा घटने लगा, और अच्छे लगने लगा। डॉक्टर ने कहा 21 दिन, और फिर उसने खुद ही सोचा मैं इसको और बढ़ाती हूँ 1 मास। एंड शी इज द गर्ल हु सर्वाइव्ड ओनली ऑन ऑरेंज जूस 6 मंथ्स। और उसके बाद जो वो हो गई, उसने कहा कि मेरी सभी बीमारियां ठीक हो गई, जितनी बीमारियां थी, माइग्रेन होता था, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स थे, सब एक एक करके सब खत्म हो गए। मोनोडाइट, द पावर ऑफ मोनोडाइट, एक ही प्रकार का भोजन, क्योंकि भोजन एक इंफॉर्मेशन है, एक सूचना है, और शरीर उसको रीड करता है। जो हम खाते हैं, ढेर सारी चीजें हैं, रोटी भी है, चावल भी है, दाल भी है, सब्जी भी है,
और उधर पनीर भी है, और उधर लस्सी भी है, और छाछ भी है, और आइसक्रीम भी है, उसके बाद में टोली भी है, उसके बाद अचार भी है, और पापड़ भी है। शरीर को समझ में नहीं आता क्या करूं, कंफ्यूज्ड। सलाद भी है, और वो सब होने के बाद में फिर सोप, गुड़, रसगुल्ला, कोई टोली भी दे दिया। तो इतना सब, ये सब इंफॉर्मेशन है। शरीर कंफ्यूज हो जाता है क्या करूं, क्योंकि कुछ चीजें पेट में डाइजेस्ट होती है, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होती है। किसी को अम्ल तत्व चाहिए, किसी को क्षार तत्व चाहिए डाइजेशन के लिए, कोई अल्कलाइन मीडियम में डाइजेस्ट होता है, कोई एसिडिक मीडियम में डाइजेस्ट होता है। इतना सारा भोजन, बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, और परिणाम बीमारियां, लिथार्जी, भारीपन। नींद करो तो कोई उठाए, सेवा का टाइम हो गया, इच्छा नहीं होती है उठने की, सोचते टाइम कैसे चेंज कर दूं, या डिपार्टमेंट कैसे चेंज करूं, कोई दूसरा मिल जाए अच्छा खासा। तो बाबा ने 15 दिन मोनो डाइट का इनको प्रैक्टिस कराई थी, बस छाछ और डोड़ा। और इस बीच में कितने सारे प्रश्न, कितने सारे संकल्प उत्पन्न हुए। कोई पहले से बीमार था, क्या वो और ये खाएंगे तो और बीमार पड़ जाएगा, खांसी भी, वो सब ठीक हो गए बाद में। पर और इससे दो चीजें हुए, एक तो स्वास्थ्य सुधर गया, और दूसरा निश्चय बढ़ गया। ये निश्चय का पेपर था, संदेश पुत्रियों द्वारा ये मैसेज आया था, 15 दिन का प्रोग्राम मोनो डाइट। जिसने नहीं किया वो कर सकते हैं, मोनो डाइट करके देखो क्या होता है। 7 डेज में 3 डेज, चलो एक दिन तो करो, 3 डेज बाद में एक ही दिन, एक ही प्रकार का, बस दूसरा कुछ नहीं। ग्रेप शिविर लगते हैं कई जगह पर, विदेश में भी लगते हैं, भारत में भी लगते हैं। 7 दिन तक जितने शिविरार्थी होते हैं, केवल ग्रेप जूस 2-2 घंटे में, 3-3 घंटे में, जितना पीना है पियो, मन मर्जी, कोई लिमिट नहीं, लिमिटलेस, पर केवल जूस और कुछ नहीं। शरीर डिटॉक्स हो जाता है, सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, एक नई ऊर्जा आ जाती है। जो ऊर्जा शक्ति नष्ट हो रही थी डाइजेशन में, वो फ्री हो जाती है। कितने एक्सपेरिमेंट, डॉक्टर एना मोर, उसने तो सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए। जब वो विदेश से भारत आई, टाटा हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल में व्हीट ग्रास जूस पर उसने प्रयोग किए। ज्ञान सरोवर के पास है ना व्हीट ग्रास, वो माता है, विदेशी माता, सालगांव, आकाश व्हीट ग्रास जूस सेंटर, वहां पे वो माता है, उनका पूरा फार्म है, व्हीट ग्रास खुद ही बनाते हैं, ज्वारे का जूस, गेहूं के ज्वारे का, और खुद ही बोते, सब कुछ करते हैं वहाँ। उससे कितने लोगों का कैंसर उसने ठीक कर दिया। व्हीट ग्रास पर सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया है उसका कहना है कि जो घास है, ये सब बीमारी ऐसे ठीक हो सकती है। उसका रिसर्च, उसकी किताबें पढ़ सकते हैं जिसको इसमें इंटरेस्ट है। कमिंग बैक टू कराची, तो 15 दिन मोनो डाइट, इसका एक अभ्यास था। इसलिए जब ब्रिज कोठी आए तो यहां पर भी बहुत कम कम मिलता था, पर किसी ने कभी कोई कंप्लेंट नहीं की, किसी ने नहीं कहा मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे ये ठीक नहीं लगता, मुझे वो ठीक नहीं लगता। तो तीसरा, पहला हवा, दूसरा पानी, तीसरा भोजन, चौथा मौसम। मौसम कैसा है माउंट का, एकदम ठंडा और एकदम बारिश और फिर धूप बीच में, ये 3 ऑल्टरनेट हो सकते हैं। तो मौसम का भी पेपर आया और अभी चालू है कईयों के जीवन में। माउंट में आते हैं, माउंट कई लोग इसलिए नहीं आना चाहते बाबा मिलन में कि यहाँ आते हैं तो तबीयत खराब हो जाती है, यहाँ का पानी सूट नहीं करता है, यहाँ का भोजन सूट नहीं, कुछ भी सूट नहीं करता, वेदर बहुत ठंडा है यहाँ पर, नहीं आना चाहते। तो ये भी एक पेपर आया और ये भी सबने सहन किया और उसको पार किया। जो कोर ग्रुप था वो मेंटेन रहा, बाकी सभी फिल्टर होके चले गए। और इसमें एक चीज और जुड़ी हुई है, पोखरान। क्यों जुड़ा हुआ है पोखरान? गर्मी बढ़ी, भारत किसी से युद्ध नहीं करना चाहता, पर दूसरे यदि युद्ध करे तो हम पीछे नहीं हट रहेंगे, ये फिलॉसफी है। हम सहन नहीं करेंगे दूसरा हम पर आक्रमण करते जाए और भारतीयों को मारते रहे, तो हम ये सहन नहीं करेंगे। भारत अब तक न्यूक्लियर स्टेट बना ही नहीं था। सबसे पहला 18 मई 1974 पोखरान जैसलमेर, इंदिरा गांधी, फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन एटम बॉम्ब की टेस्टिंग हुई पोखरान में। परंतु भारत अभी तक न्यूक्लियर स्टेट करके रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है। 24 साल लगे। 24 साल के बाद 11 में 18 में 2 दिन 1998 ये रियल डेट है जबकि भारत रियल न्यूक्लियर स्टेट, जो 5 न्यूक्लियर स्टेट है मेन वो विश्व के, उसके साथ ज्वाइन कर लिया। यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, ये 5 ही स्टेट थे जो कि न्यूक्लियर स्टेट है।
जिनके पास रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर वेपन्स है। भारत के पास नहीं था और भारत के पास आने की संभावना भी नहीं थी, क्योंकि यूएस के सैटेलाइट भारत में घूमते रहते थे, कहीं ये कुछ कर तो नहीं रहे, तो कैसे करे। तो ये ऑपरेशन करना था। पहला जो ये था 74 का, उसको कहा गया है स्माइलिंग बुद्धा। और ये जो दूसरा ऑपरेशन था, वाजपेयी गवर्नमेंट, अब्दुल कलाम ऑपरेशन मैनेजर, ऑपरेशन का नाम था शक्ति। ये हुआ 98 में ही, परंतु वहीं पर हुआ जहां पोखरान है। परंतु ये करना था बड़े गुप्त रूप से, क्योंकि बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर था। अमेरिका के सैटेलाइट घूम रहे अभी भी भारत में ऊपर, देखते रहते क्या चल रहा है, और भारत अभी तक न्यूक्लियर स्टेट बना नहीं है। तो ये जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन शक्ति, ये किसने किया? साइंटिस्ट ने किया। और साइंटिस्ट वहां पर पहुंचे किस रूप में? आर्मी का भेष धारण करके। सीक्रेट मिशन, सबसे सीक्रेट मिशन, पता ही नहीं चलने दिया ये क्या हुआ, क्योंकि सैटेलाइट देखेंगे हाँ आर्मी की ड्रिल चालू है, पर आर्मी की ड्रिल नहीं, वो साइंटिस्ट लोग थे सारे। 5 उन्होंने वेपन्स टेस्ट किए, न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब, और बड़ी गुप्त रीति से। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मुंबई से बॉम्ब पहुंचते थे जैसलमेर, जैसलमेर से जाते थे पोखरान, छुप छुप के, जो रेत है उसके नीचे दबा के रखते थे, छुपा के, सब कुछ गुप्त गुप्त रूप से, पता ही नहीं चलने दिया। और 98 में ये टेस्टिंग हुई, लॉजिस्टिक विक्ट्री इसको कहा जाता है। और इसके बाद ही भारत रिकॉग्नाइज्ड हुआ एज अ न्यूक्लियर स्टेट। फिर बाद में पाकिस्तान, बाद में फिर नॉर्थ कोरिया, तो ऐसे ही 8 न्यूक्लियर पावर है। अभी हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, मतलब हम किसी पर युद्ध नहीं करेंगे, हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, पर यदि हमसे पंगा लिया तो छोड़ेंगे नहीं, हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये तैयारी है। बाकी भारत ने आज तक कभी भी किसी पर आक्रमण नहीं किया है, ये भारत का इतिहास है। देवी देवताओं की ये भूमि है, देवी देवता कभी आक्रमण नहीं करते, पर भारत पर हमेशा सबने आक्रमण किया। सबसे पहला आक्रमण सिकंदर ने किया, भारत आ गया, पर उसको खदेड़ कर बाहर कर दिया चाणक्य और गुरुकुल के छात्रों ने, चंद्रगुप्त मौर्य। कितने लोग आए, हुन आए, डच आए, पुर्तगाली आए, मुगल आए, मोंगल आए, और इतना नहीं बचे तो लास्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, मित्र बनकर, व्यापार करना है, हमें सुरक्षा दो। और जहांगीर के दरबार में, वहां से चालू हुआ, हमको थोड़ा सा सिक्योरिटी भी चाहिए ना, बिजनेस करने आए तो। और फिर धीरे धीरे 190 वर्ष की गुलामी, प्लासी के युद्ध से 1947 तक। तो गर्मी कब बढ़ी? ये जो न्यूक्लियर टेस्ट हुई उसके बाद। नहीं तो जब यज्ञ यहां आया, इसका मतलब यहां क्या थी? भयंकर ठंडी। और ये लोगों को कहाँ अनुभव था ठंडी का? ये बड़े बड़े घर वाले, घर से आए हुए लोग थे, पर वो भी सहन किया। ये भी एक पेपर था यहाँ पे। अगला पेपर जानवरों का पेपर, सांप, बिच्छू, भालू, ये भी पेपर। और बाबा ने क्या कहा था? ये हमें कुछ नहीं करेंगे, साक्षियों करो। तो जानवरों का भी पेपर। उसके बाद में घोस्ट, भूत, क्योंकि ये ब्रिज कोटी के आसपास क्या है? शमशान। और ब्रिज कोटी में कितने दिनों से कोई रहा नहीं था, तो आबू वालों का, निवासियों का कहना था यहाँ भूत रहते हैं, भूत बंगला। और कोठी है ये, कोई रहा ही नहीं है वहाँ। 95 में तो ब्रिजेंद्र महाराज, ब्रिजेंद्र ने शरीर छोड़ दिया है, उसके बाद में तो कोई नहीं आया वहाँ, खाली रहता था। और माउंट के एकदम अंत में, सिरे पर है, लास्ट, कोई जाता भी नहीं था वहाँ, इसलिए डर। तो बाबा ने कहा हमारा कुछ नहीं कर सकते ये भूत प्रेत। अभी भी लोगों को डर है इविल सोल्स का, अभी भी आके कहते वो एक आत्मा है ना मुझ पर, अभी वो कुछ कर रही है। बाबा ने क्या कहा इसके लिए उत्तर? शिव मंत्र के आगे और सभी मंत्र फेल। शिव मंत्र से बड़ा और कोई मंत्र नहीं है। कोई भूत प्रेत कुछ तुमको कुछ नहीं कर सकता। जो मास्टर सर्वशक्तिवान है उनको कौन क्या करेगा? इसने मुझे ये कर दिया, उसने मुझे वो कर दिया, ये ऐसा करता है, वैसा करता है, कोई कुछ नहीं करता। सुबह उठो, दरवाजे के सामने अगर नींबू दिखा, सुई, तो क्या करोगे उसका? साफ बेब करके क्या करेंगे? अच्छा, नींबू पानी बना लो और पी लो। इफ यू हैव लेमन, मेक लेमनेड। नींबू है तो मेक लेमनेड, नींबू शरबत बना के पी लो, और हल्दी विल्दी साफ करके फ्री में मिल गया। डर रहता है कोई मुझ पर कुछ कर रहा है, काला जादू, ऊपरी हवा, तंत्र मंत्र। जहां प्योरिटी की पावर है वहां कोई कुछ नहीं कर सकता।
भूत प्रेत आत्मा इविल सोल्स किस पर अटैक करती है? जिन आत्माओं को शरीर में मोह है उन पर, जो कमजोर है, जो देहभान में है। जो पावरफुल है उनको कुछ नहीं। ठीक है? भूतनाथ के बच्चे हो, भूतों से डरते हो? मास्टर भूतनाथ चंद्रराज दादा कहते हैं कि यहां पर मान्यता की खिड़कियों के बाहर भूत नाचते हैं। जितना डरोगे उतना वो डराएंगे। ये सिंपल प्रिंसिपल है। जिसने मान लिया है उसके लिए है, और जो डर गया वो डर गया। स्वामी विवेकानंद बहुत छोटे थे, नरेंद्र, उसकी माँ ने कहा उधर नहीं जाना अंधेरे में, वहां बरगद के पेड़ के पीछे में ना भूत बैठता है। छोटा बच्चा है, उसको कहा वहां नहीं जाना। तो वो वहां जाते हैं, पूरा दिन भर उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते, देखते और आके बताते वो भूत तो मिला ही नहीं। वेयर इज घोस्ट? जिसने मान लिया उसके लिए है। जिसने ये सोचा ये मुझ पर कुछ कर रहे तो है, हो रहा है। ये भी एक बीमारी है। दो लोग मिलके बातें करते हैं, उसको लगता है ये मेरे बारे में बात कर रहे। शक, क्योंकि मैं जैसे गया वो बात करना बंद कर दिया वो लोगों ने। मतलब मेरे ही बारे में बात कर रहे थे, षड्यंत्र बन रहा है। तो ये भी एक पेपर था, उसको भी पास कर दिया। उसके बाद में पेपर था एकोमोडेशन, ब्रिज कोठी। एकोमोडेशन कहो या तो संस्कार, वैसे उसकी आदत उनको वहीं हो गई थी, संगठन में रहने की। कई लोग एक कमरे में रहते हैं तो संघर्ष होता है थोड़ा बहुत, वन वन की काठी, परंतु इसकी भी आदत डालनी। शेयर्ड रूम्स, ये भी एक पेपर था। अब ब्रिज कोठी में आए तो क्या करते थे? 4 बातें। ये तो हो गए 7-8 पेपर, और एक एक करके सारे पेपर पास किए। तो सबसे पहले तो सुबह जो बैठते थे, निष्ठा कहो, मेडिटेशन कहो, क्लास चलती थी। और उसके बाद में सबसे पहली चीज माउंटेन ट्रैकिंग, दूसरा रास, तीसरा सोलो चिंतन, अकेले बैठकर चिंतन करना, और चौथा पिकनिक। पिकनिक में 2 बातें, खाना और एक्सरसाइज। तो सबसे पहली चीज थी माउंटेन ट्रैकिंग। बाबा क्या करते थे? क्लास के बाद 30-70, 30-40, 50, 60, 70 ये सब मिलके कहाँ चले जाते थे? माउंटेन्स में, पहाड़ों पर। माउंटेन ट्रैकिंग कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ हवा शुद्ध होती है। दूसरा रास करते थे, ध्यान में चले जाती थी कुछ कुछ कन्याएं, पर वो गिरती नहीं थी, डर रहता था कहीं गिर जाए। पर कैसे गिरेगी? नहीं गिर सकती, क्योंकि वो तो बहुत ऊंची अवस्था है कॉन्शियसनेस की। तीसरा, बाबा कभी कभी कहते थे एक इधर चले जाओ, एक इधर चले जाओ, एक इधर चले जाओ, पहाड़ों पर क्या करो? अलग अलग चिंतन करो। चौथा पिकनिक, पहाड़ों पर पिकनिक करना, ये बहुत अच्छी बात है, पर साथ में कुछ लेके मत जाना, बना बनाया वहां बनाना। और बनाना ही है तो फ्रूट लेके जाओ, और वो जूसर लेके जाओ, हैंड प्रेस वाला। हम लोग जाते हैं हर 2-3 महीने में एक बार, ग्रुप, छोटा ग्रुप जाते हैं, हैंड प्रेस जूसर, और वहीं पर जूस निकाल के पीते हैं। या तो वहाँ पर जामुन, आम, करवंदे, ये लोग वो सब खाते थे। आगे हम देखेंगे बेगरी पार्ट जैसे आए वहाँ से चालू हो गया, तो कई बार यही उनका नाश्ता रहता था, फ्रूट डाइट। तो ये 4 चीज़ें हैं। क्या क्या करते थे? माउंटेन्स पे जाते थे, ट्रेकिंग। कभी बाबा पीछे रह जाते थे, कहते थे मैं तो गोपाल हूँ ना, तुम गैया हो, मुझे देखना पड़ता है सब ठीक से जा तो रहे। कभी कहते मैं पीछे कैसे रहूं, मैं पंडा हूं, मैं गाइड करूंगा, कभी आगे कभी पीछे। अलग अलग अनुभव है, किताब में दिए हैं, पढ़ सकते हैं। फिर रास, डांस। तीसरा बताया सोलो चिंतन, और चौथा बताया पिकनिक में क्या? 2 चीज़ें, एक तो कभी खाने का, और दूसरा एक्सरसाइज। कभी पहाड़ों पर जाकर खेलते थे। जगदीश भाई का एक अनुभव है, कहते हैं मैं बैडमिंटन हम लेके गए थे, और पहाड़ों पर बैडमिंटन खेल रहे थे। तो रैकेट होता है, वो शटल कॉक होता है, चिड़िया, तो मेरी तरफ आई चिड़िया, वो गिर गई नीचे, तो मैंने गिरने नहीं दिया, पर गिरी, वो उसको वहीं से उसको उसमें फंसा के फेंका। तो हाथ तो हुई नहीं ना, क्योंकि फेंक दिया, गिर गई थी भले, फिर भी उसको फंसा के फेंक दिया। तो सबने कहा ये क्या कर रहे हो आप? बाबा ने कहा ठीक ही तो है, यही तो हमारे सेवा का लक्ष्य है, जो गिरा हुआ है उसको उठाना है। गिरे हुए को उठाना, यही तो सेवा है। तो बच्चा सही कर रहा है।
तो गेम्स में भी ज्ञान को देखना, गेम्स में भी ज्ञान को देख लेना। अब ये 4 चीज़ें हैं, ये चारों चीज़ें हमको भी करनी है। और इससे क्या क्या होता है? सबसे पहले तो संसार में लोग घरों में बंद है, सेवा केंद्रों पर बंद है, पहाड़ क्या है उन्हें पता ही नहीं, और होंगे भी तो जाते नहीं, या टाइम नहीं है, या बिजी इतना ज़्यादा है, पर कभी तो टाइम निकाल सकते हैं। माउंटेन ट्रैकिंग, पहाड़ों पर जाना, हो सके तो रोज ही जाओ, अगर जो जा सकते हैं। जो नहीं जा सकते वो वीकेंड्स में जा सकते हैं। 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर चलना अर्थात 1000 स्टेप्स हो जाते हैं, उसमें बहुत फायदे हैं, वो हम देखेंगे। और रास करना अर्थात डांस करना, पहाड़ों पर जाकर थाई ची, शिगोंग या डांस या एक्सरसाइज, इसका अपना एक आनंद है। ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा भर जाती है। तीसरा चिंतन, हो सके तो रोज, अगर ग्रुप में जाते हो तो कभी कभी, रोज नहीं जाना। हम लोग 3-4 मास में एक बार ग्रुप में, बाकी रोज डेली अकेले। सारा चिंतन पहाड़ों से ही निकलता है। पहाड़ों पर जाओ और एकांत में बैठकर चिंतन करो। मुरली लेके जाओ, एक फर्स्ट रीडिंग, फिर रुको, फिर सेकंड रीडिंग, फिर याद करने की कोशिश करो, फिर थोड़ा इधर उधर देखो, फिर से पढ़ो। एक एक मुरली का रियल चिंतन करने के लिए हमने देखा है बहुत बार पढ़नी पड़ती है, बहुत बार, उसके सिवा नहीं होता है। संडे की मुरली हमारा अपना अनुभव है, कम से कम हमारी 20, मिनिमम 20, उससे भी ज़्यादा होगा, पर 20 बार तो हो जाती होगी। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फिर वो कहाँ क्या क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फिर पैटर्न कौन कौन सा है, उसका पूरा पैटर्न, फिर लिंक कैसी कैसी है, कहाँ क्या जुड़ रहा है, फिर उदाहरण कहाँ कहाँ है, फिर उसको प्रैक्टिकल कैसे लाए, फिर उसको छोड़ दो अभी, और आत्मा शरीरी हो जाए और विश्व में घूमे, उसी से संबंधित विश्व के क्या क्या उदाहरण है। ऐसा चिंतन करते 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 फिर कहीं जाके रात्रि क्लास होती क्योंकि, और वो जो होती है वो कुछ और ही होती है, जो चिंतन किया उससे भी परे की होती है। क्यों? क्योंकि अशरीरी अवस्था में 8-8 घंटा, 9-9 घंटा, 10-10 घंटा आबू की इन पहाड़ियों पर बैठकर चिंतन से निकली हुई वो बातें रहती है। अभी जो बता रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन वाली, वो जो होती है, क्योंकि संडे छुट्टी होती है, सारे दिन भर, बाकी दिन तो बोलना पड़ता है, ढेर कारोबार है। एक दिन छुट्टी हो, तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन क्या करना, माउंटेन ट्रैकिंग पे चले जाना। माउंटेन्स में क्या करेंगे, थोड़ा डांस वेंस करना, एक्सरसाइज वगैरह करना, बैडमिंटन लेके चले जाना खेलने के लिए, सोलो चिंतन करना। और क्या करते थे, भोजन, तो भोजन के लिए तो बताया ही है, वहाँ जो है वो तो वो खाओ, परंतु भेल और वो सब लेके नहीं जाना और सैंडविच तो बिल्कुल भी लेके मत जाना, वो एनर्जी को नीचे कर देंगे। वहाँ पे जो मिलेगा, या तो फ्रूट्स लेके जाओ। हम लोग जाते हैं, वो पूरा इतना बड़ा है ना जूसर, हैंड प्रेस वाला, कोल्ड प्रेस, उसको लेके जाते। एक थैली में वो भरते, एक थैली में फ्रूट्स भरते, एक थैली में वो चाकू, एक में कटर और एक में ग्लासेस। ये सारा 2-3 लोग मिलके सब भर के जाते हैं और वहाँ पे जूस निकालते, फिर वहाँ पीते, धीरे धीरे बाबा की याद में और एक्सरसाइज भी करना है वहाँ पे। एक्सरसाइज ये जो करते हैं सारा, ये सब नींव है यज्ञ की। बाबा ने ये सारी नींव डाली ब्रिज कोठी में, यही काम था उधर। अब ये जो माउंटेन ट्रैकिंग है, इससे होता क्या क्या है, लेट्स सी साइंस क्या कहता है। और एक बात, कपड़े कौन से पहनते थे, वाइट शर्ट, ब्लू शॉर्ट्स और टेनिस शूज। सभी के कौन से कपड़े होते थे, वाइट शर्ट, ब्लू शॉर्ट्स और टेनिस शूज। परंतु बाबा का सब कुछ वाइट रहता था। ये सब बच्चों का, ये चंद्रदास दादा के अनुभव में लिखा हुआ है कि बाबा सेम। तो ये जो ट्रैकिंग है माउंटेन वाली, ये क्या करती है, इसके बारे में कुछ बातें देखेंगे। क्योंकि लोग सारे दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, उसके बाद में जिम जाना किसको अच्छा लगता है, एक्सरसाइज करना किसको अच्छा लगता है, पहले ही काम करते रहे, इसीलिए नहीं जाना चाहते। एक्सरसाइज बिल्कुल जीरो हो चुकी है कईयों के जीवन में, जीरो। सबसे पहला, एक्सपीरियंस द रिच फ्लोरा एंड फाउना, वहाँ का वनस्पति का अनुभव। माउंट में 250 से भी ज़्यादा अलग अलग पक्षी है, जो कल हमने देखे थे, कौन से झाड़ है। ट्री हगिंग,
ट्री हगिंग किस किस ने किया? हाथ खड़ा करो। ट्री हगिंग, झाड़ को गले लगाना, बातें करना झाड़ से, प्यार करना झाड़ को, हाथ लगाना, उसको फील करना, उसके टेक्सचर को, क्योंकि झाड़ों में ऊर्जा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, मैग्नेटिक फील्ड है। जो टेंशन है, वो स्ट्रेस है, अपने आप कम हो जाता है। ट्री हगिंग विदेश में ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है। तो फ्लोरा एंड फाउना को एक्सपीरियंस करना, वहाँ की वनस्पतियों को देखना, प्राकृतिक सौंदर्य को देखना, ये देखते ही एकदम अशरीरीपन आता है। संसार का स्ट्रेस, संसार थोड़े समय के लिए भूल जाता है और यहाँ पर परमात्मा याद में आत्मा अपने आप जाती है। जैसे संसार से डिटैच हो गए, बाबा याद आता है फिर अपने आप। दूसरा है इनविगोरेटेड हार्ट एंड लंग। हमारा जो हार्ट है और लंग्स है, इसका फंक्शनिंग यदि बढ़ाना है तो क्या चाहिए? फ्रेश एयर चाहिए। इसके लिए माउंटेन्स में बीच बीच में जाते रहना है। फ्रेश एयर, जितना फ्रेश एयर जाएगी, फेफड़े में शुद्ध हवा जाएगी, शुद्ध हवा जाएगी, हवा शुद्ध होगी तो खून शुद्ध होगा, खून शुद्ध होगा तो बीमारियां खत्म। सभी बीमारियों का मूल कारण क्या है? अशुद्ध रक्त। सब लोग फोकस किस पे करते हैं? भोजन क्या खाना है, भोजन क्या खाना है। अरे हवा क्या ले रहे हो, उस पर कोई फोकस ही नहीं है। प्योर एयर, प्योर एयर इज द नीड। अध्ययन किया गया न्यूयॉर्क सिटी का, ऊपर से देखा गया हेलीकॉप्टर से, फ्लाइट से, नीचे सूट पूरा काला काला, बादल ही बादल है। इतने ऑटोमोबाइल और सबके कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। माउंट में भी बीच में केसेस हुए थे। लोग ठंड में क्या करते हैं? कमरे बंद और हीटर लगा के रखते रात भर, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, या आग जला के रखते और मर जाते, पता ही नहीं चलता है। सबसे ज्यादा डेथ, हार्ट अटैक्स कहाँ होते हैं? सफोकेटेड रूम्स में। रूम भी रात में सो तो खिड़कियां खोलो, आने दो फ्रेश हवा, कोल्ड रेजिस्टेंस बढ़ाओ थोड़ा, कुछ नहीं होता है। सब मन का खेल है, मन का सारा खेल है। मच्छर तो मच्छरदानी लगाओ, मच्छरदानी लगा दो। परंतु ये बता रहे स्वास्थ्य के लिए हार्ट अटैक सबसे ज्यादा सफोकेटेड रूम्स में होते हैं। हवा वेंटिलेटेड रहना चाहिए, रूम्स, फैन एटलीस्ट घूमता रहे थोड़ा, तो कोई भी मौसम हो फिर। तो सबसे पहला ये किसके लिए अच्छा है? हार्ट और लंग्स के लिए। और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। लोगों को कोविड हो गया, 1 साल हो गया, कहते अभी तक सांस फूलता है। एक्सरसाइज की क्या? एक्सरसाइज ना एक्सरसाइज नहीं, वो बाकी सब कर रहे, अच्छा खा रहे, बादाम पिस्ता। एक्सरसाइज वो वॉकिंग करते हैं थोड़ा, बस वॉकिंग से कुछ नहीं होता है, एक्सरसाइज होनी चाहिए। ट्रैकिंग में क्या होता है? माउंटेन्स में ऊपर चढ़ते हो हार्ट रेट बढ़ता है, नीचे चढ़ते हो हार्ट रेट सामान्य होता है, एक्सरसाइज हो जाती है। अगला इंप्रूव्ड फिटनेस एंड वेट लॉस। वेट लॉस होता है, फैट बर्निंग है, टेस्टोस्टेरोन फ्यूल मशीन है ये। ट्रैकिंग, वॉकिंग अप डाउन, इससे थोड़ा सा वजन भी घटेगा जिनका वजन बहुत ज़्यादा है। तीसरा, चौथा, परसिवरेंस एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आएगा क्योंकि हम निकल पड़े। माउंट में भी 2-3 ऐसे लोग हैं कि जो डीप जंगल में घुमाते हैं, बहुत गहरे जंगल में लेके जाते हैं। ऐसे कई लोग हैं, गाइड्स और डॉक्टर्स को कई बार लेके गए, वो कहते हैं चलो, वो लेके जाता है बहुत डीप डीप डीप। उसको एक एक चीज़ की जानकारी है, एक एक झाड़, एक एक पत्ता कौन सा है, क्या है, सब पता है। एक बार हॉस्पिटल वाले गए थे वो शेरगांव के उधर और भटक गए थे। रात को 12 बजे गाड़ी भेजनी पड़ी थी उनको लाने। इसके लिए गाइड चाहिए। बाबा कहते हैं ना, गाइड, पंडा। वो फागी के कैसे भटक गए थे, संदेशी को भेजा, फिर बताया कि सामने मिलेगा एक व्यक्ति, वो तुमको गाइड करेगा। तो डीप जंगल्स, डीप इन द वुड्स आई फील आई एम अलाइव। डीप इन द वुड्स, अलाइव। जिसको सब जानकारी, ऐसे व्यक्ति के साथ जाना जो सब रास्ते पगडंडियां जानता है, ऐसे रास्ते में। तो डिसिप्लिन आएगा जीवन में कि अभी हमको जाना है। मार्क ट्वेन ने अपना एक अनुभव लिखा है कि हम जंगल एक्सकर्शन के लिए गए थे और इतने थक गए, बीच में इतनी बड़ी दीवार आ गई। सब ने कहा हम नहीं चढ़ेंगे दीवार, हम थक गए, क्योंकि दीवार को लांद कर उधर जाना है। तो मार्क ट्वेन ने क्या, अपनी टोपी निकाली और दीवार के उस तरफ फेंक दी और कहा कि आप भी फेंको। सबने फेंक दिया, अब तो जाना ही पड़ेगा। नो ऑप्शन, जाना ही पड़ेगा। तो इसमें एक डिसिप्लिन आता है जीवन में, माउंटेन ट्रैकिंग। अगला, मेंटल बेनिफिट्स। इससे रात की नींद इंप्रूव हो जाती है, हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जो हार्मोन मेडिटेशन से रिलीज होते हैं वही ट्रैकिंग से भी रिलीज होते हैं। नेचर के सानिध्य में जैसे जाते हो, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं। अभी एक नया हार्मोन निकाला है, आनंदामाइड।
आनंद माइड नाम दिया उसको। तो अगला लॉन्गर लाइफ बढ़ता है। 8 किलोमीटर चलना अर्थात 10,000 स्टेप्स। हार्ट अटैक की रिस्क अपने आप कम होती है। रिवैम्प योर मूड, मूड इंप्रूव हो जाता है। पूरा दिन जंगल में घूम के आओ एक दिन, 8 घंटा 10 घंटा, सुबह से जाते हैं शाम को आओ, एकदम अलग व्यक्ति रहते हैं। वो सब भूल जाता है, टेंशन स्ट्रेस, इसके साथ इसने मेरा ये कर दिया, वो मेरे से आगे जा रहा है, वो मेरे से, मैं उससे आगे जाना है मुझे, जेलसी ईर्ष्या घृणा सब भूल जाता है जंगल में। जंगल स्नान। अगला स्ट्रॉन्ग एंड एजाइल बोन्स। बोन्स भी शक्तिशाली होती है। हमारी जो मसल्स है वो पावरफुल हो जाती है, लेग्स पावरफुल हो जाते हैं, अलाइनमेंट हो जाती है लेग्स को, नहीं तो हम एक्सरसाइज ही नहीं है उसको। तो बाबा भी तो कभी इसमें बताते हैं ना, कुछ माताएं कहती थी बाबा हम कैसे चढ़े, हम बूढ़ी बूढ़ी माता है। बाबा कहते चढ़ो, ये बाबा तुमसे भी बूढ़ा है। और बाबा ऐसे चढ़ते थे, ऐसा चढ़ते थे, पता नहीं जैसे कि स्वर्ग का राज्य वहां पर है। अनुभव में लिखा है जगदीश भाई ने, बाबा ऐसे भाग रहे ऐसे भाग रहे, हम लोग सब पीछे, बाबा जैसे कि जैसे कोई स्वर्ग की राजधानी वहां खड़ी है पहाड़ के ऊपर। और बाबा ये भी कहते थे कि देखो इसमें डबल इंजन है, हाइकिंग, बैकपैक, अपना बक्स लगाओ और जाओ। उसके बाद में इंप्रूव बैलेंस, बैलेंस इंप्रूव होता है। बैलेंस जो है ना, एक सिक्स्थ सेंस होता है, कहाँ पैर रखना कहाँ नहीं रखना। एकदम गिरने लगो तो खुद को रोक देना, पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते, ये सब बहुत सीखने जैसी चीजें हैं। इसके बाद में इंक्रीज फोकस एंड प्रोडक्टिविटी। फोकस, क्योंकि जब आप चलते हो तो एक एक कदम फूक फूक कर रखना पड़ता है, कभी भी गिर सकते हो पहाड़ों पर। कितने लोग पहाड़ों पर गए पहले वो बताओ, हाथ खड़े करो। और बहुत सारे नहीं भी गए। और कितने रेगुलरली जाते हैं, और कितने लोग रोज जाते हैं। हो सके तो रोज 1 घंटा भी चले जाओ प्रकृति के सानिध्य में, एकांत में, मौन में, तो पावर भर जाती है आत्मा में। फिर एक्सपीरियंस लोकल कल्चर एंड लोकल फूड। वहाँ के लोकल कल्चर के बारे में पता चलता है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, झोपड़ी कैसी है, ये कैसे है, वो कैसा, खाते क्या है, उनका भोजन। उसके बाद में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। कम से कम ऐसी जगह जाओ जहाँ कम से कम कंफर्ट है, वहाँ पर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। आप अगर भटक गए और 2 दिन रहना पड़े, एक ऐसे अनुभव है लोगों का कि एक बार भटक गए तो बर्फ ही बर्फ था, बर्फ ही था। 28 दिन लोग बर्फ में फंस गए। और लोगों को जब वो निकल के बाहर आए तो उनके सबके स्वास्थ्य ठीक हो गए थे, क्योंकि 28 दिन उन्होंने केवल बर्फ खाई। जो उसमें से मोटे वाले थे वो पतले हो गए और बाकियों को जो बीमारियां थी वो भी ठीक हो गई। ये पूरा एक्सपीरियंस है एंटार्क्टिका का। हाँ, फास्टिंग तो हो ही गई उनकी, अभी खाने को कुछ था ही नहीं, क्या खाएंगे, भटक गए थे, क्रैश हो गया था एंटार्क्टिका में ये लोग। 28 डेज का एक्सपीरियंस है पूरा उनका, वो भी कभी डिटेल में शेयर करेंगे। तो उन्होंने केवल बर्फ खाई और दे ऑल वर फिजिकली हेल्दी, ऑल ऑफ देम। लोग सोच रहे थे कि इनको अभी पता नहीं क्या होगा, कैसे निकलेंगे, पर वो तो सभी हेल्दी होके थे। तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। फिर डिस्कनेक्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी। ऐसी जगह जाओ तो वहां पे रेंज नहीं रहती है, कोई रेंज नहीं, कुछ नहीं। हमें याद है, हमने जब पहली भट्टी कराने गए थे, कुमारों की भट्टी थी, पूना के पास एक जगह थी डिम्बा करके, एकदम जंगली गांव का एरिया था। और कुमार जो है दूर दूर से आए थे, कोई गोवा से आया था बाइक से रात भर चलाते हुए, और कोई कहाँ कहाँ से आए थे कुमार उस भट्टी में। और जैसे पहुंचे वहां रेंज ही नहीं मोबाइल सबके स्विच ऑफ, बड़ी अच्छे से भट्टी हुई, टेक्नोलॉजिकल डिस्टर्बेंस से मुक्त। तो टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट हो जाते हो आप ऐसे प्रकृति के सानिध्य। और दूसरा, मेक न्यू फ्रेंड्स, नए फ्रेंड्स बन जाते हैं। और जिनके साथ जाते हो अगर उनसे पहले कोई दुश्मनी हुई हो तो ठीक हो जाता है। तो ये इतनी सारी चीज़ें ट्रैकिंग से होती है। तो बाबा ट्रैकिंग में ले जाते थे, रोज जाना है अगर हो सके तो। और जो नहीं जा सकते वो हफ्ते में एक बार, जो हफ्ते में एक बार भी नहीं वो महीने में एक बार, या कम से कम 6 मास में 1-2 बार तो जाना चाहिए। और केवल माउंटेन्स की बात नहीं है, अलग अलग जगह बेयर फुट करो, चप्पल विप्पल सब निकाल दो, वैसे चलो पर्वतों पर। और अपना जूसर लेके जाओ, अपने फ्रूट्स लेके जाओ, और वहाँ पर बैठो, चिंतन करो, मनन करो। बहुत अच्छा चिंतन होता है। हम लोग जाते हैं कई बार, हर 2-3 महीने में एक बार जाते हैं ग्रुप्स के साथ, बाकी वैसे तो डेली। तो डांस भी करो, थोड़ा थाईची भी करो, चिंतन भी करो, मुरली भी पढ़ो, वहाँ के लोकल लोग हैं उनसे बात भी करो थोड़ी, सब कुछ करो, और देखो फिर क्या होता है।
तो आज हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहला, हवा कैसी भी रहने दो, शुद्ध हवा। दूसरा, पानी भी शुद्ध। तीसरा, शुद्ध पानी, वाटर, प्योर वाटर, इस पर फोकस करना है, फूड पर फोकस करना बंद करो। प्योर एयर एंड प्योर वाटर, अपने आप शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तीसरा, फूड, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, वो 15 दिन का अनुभव याद करो, मोनोडाइट। उसके बाद में भूत प्रेत हमारा कुछ नहीं कर सकते। एकोमोडेशन, संस्कार, मिलन की रास, और मौसम, चाहे कैसा भी मौसम हो, हम तपस्वी है, योगी है। उसके बाद में ये 4 बातें देखी, माउंटेन ट्रैकिंग, पर्वतों पर क्या क्या करना है, डांस, रास, कोई ध्यान में अगर जाता है तो जा सकते हैं, वहां जाके गिरेंगे नहीं, गारंटी है, रास पे अगर कर रहे तो। अगला, पिकनिक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, और क्या करेंगे वहां जाके, सोलो चिंतन करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो यज्ञ का इतिहास हमें सिखाता है। मन में है, तन में है, यही उमंग, बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग, हम है राही रुकते नहीं। उस दिन संडे वाली क्लास, भोपाल भट्टी की क्लास बोली थी ना, ये पथ है, इसमें 7 बातें हैं जो करनी नहीं है। सबसे पहला, इसमें किसी का इंतजार नहीं करना है, नो वेटिंग। दूसरा, भीख नहीं मांगनी है, किसी से कंप्लेंट नहीं करनी है, किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हो, थकना नहीं है, ब्लेम गेम नहीं करना है, और लास्ट, इसमें रुकना नहीं है। ये 7 बातें उस दिन क्लास में बताई थी ना, याद है ना? कि गई भूल के, ये 8 हो गई। एक बार रिपीट नहीं, एक ही बार होता है। ये सेकंड टाइम रिपीट था। फैलाएंगे किरणें शांति शक्ति की, हम अंतर ज्योति जगाएंगे सबकी, चंदन सा मह के हर एक मन करके तपस्या बने पावन, पुलकित धरा पुलकित गगन लहराती, शुभदायी पवन, सुखदायी पवन। पवन का अनुभव करना है जो आकाश में घूम रही है, वो अनिल है एतबार जो प्रभु को पसंद, तकदीर हमारी प्रभु ने बनाई, स्नेह शक्ति से हमें दी राजाई, भाग्य हमारा ऐसा मिला मन के चमन में ये खिला खिला, प्रभु से मिली मन की मंजिल, कहता यही हमारा दिल, आई बहारे ये लेके तरंग, मन में है, तन में है, यही उमंग। ओम शांति। मन में है, तन में है, यही उमंग, बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग, हम है राही रुकते नहीं, इतना है दम थकते नहीं, खुमार दिल में हम प्रभु के संग, मन में है, तन में है, यही उमंग, बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग। जगाएंगे सबकी, फैलाएंगे किरणें शांति शक्ति की, हम अंतर ज्योति जगाएंगे सबकी, चंदन सा महके हर एक मन, करके तपस्या बने पावन, चंदन सा महके हर एक मन, करके तपस्या बने पावन, पुलकित धरा पुलकित गगन, लहराती सुखदाई पवन, पुलकित धरा पुलकित गगन, लहराती सुखदाई पवन, है एतबार जो प्रभु को पसंद।
तकदीर हमारी प्रभु ने बनाई, स्नेह शक्ति से हमें दी राजाई। तकदीर हमारी प्रभु ने बनाई, स्नेह शक्ति से हमें दी राजाई। भाग्य हमारा ऐसा मिला, मन के चमन ये खिला खिला। भाग्य हमारा ऐसा मिला, मन के चमन ये खिला खिला। प्रभु से मिली मन की मंजिल, कहता यही हमारा दिल। आई बहारी लेके तरंग, मन में है तन में है यही उमंग। बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग, हम है राही रुकते नहीं। इतना है दम थकते नहीं, खुमार दिल में हम प्रभु के संग। मन में है तन में है यही उमंग, बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग।